Jai Hind students, today we will continue lesson number 4, National Movements in India in 9th standard SS. In previous video we had studied regarding about the birth of the Indian revolutionaries in India and in Gujarat. In this video we will study about the revolutionary movements in the foreign countries, Morley Minto reforms, arrival of Gandhiji, Rowlatt Act and Jallianwala Bagh massacre. So this topic we will study in this video. So let's start from the revolutionary movements in the foreign countries. तो पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा कि भारत के अंदर और गुजरात के अंदर किस तरीके से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए फॉरेन में बैठकर, फॉरेन में जाकर वहां पे, और क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो वॉच थी, ब्रिटिशर्स के जो स्टेप्स थे टू अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरी, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इसलिए रेवोल्यूशनरीज ने एक प्लान बनाया कि फॉरेन में बैठकर अलग अलग देशों में जाकर, जिसके अंदर इंग्लैंड है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रशिया, तो ऐसे देशों में जाकर भारत के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को किस तरीके से उसको मोटिव, किस तरीके से उसके मूवमेंट्स चलाया जाए, तो ये सारा प्लान हो रहा था फॉरेन कंट्रीज में बैठकर। उसके अंदर रेवोल्यूशनरी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाईजी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लई, डॉक्टर मथुर सिंह जो खुदा बख्श के नाम से भी जाने जाते थे। सो दीज आर द रेवोल्यूशनरीज जो फॉरेन के अंदर, फॉरेन कंट्रीज में से इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को चलाते थे। पिस्टल्स वर सेंट टू द इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड ऑन बेंडिंग ऑफ द कुक्स के द्वारा, कुक्स जो है वो रस्सियों के द्वारा भारत के अंदर इंग्लैंड से बंदूकों का, पिस्टल्स का जो था वो भेजे जाते थे, जो रेवोल्यूशनरीज जो उसका यूज करके भारत की आजादी प्राप्त करने के लिए वो लोग प्रयत्न करते थे। उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर, फॉरेन के अंदर एक बहुत ही बड़े रेवोल्यूशनरीज थे जिनका नाम था मदन लाल धिंगरा, और मदन लाल धिंगरा ने एक ब्रिटिश जो ऑफिसर था जिसका नाम था विलियम वायली, तो ये जो ब्रिटिश ऑफिसर था दैट इज द विलियम वायली, उसको मदन लाल धिंगरा ने उसको मार गिराया, क्योंकि ये विलियम वायली जो था वो रेवोल्यूशनरीज को बहुत क्रिटिसाइज करता था, उसके बारे में बहुत ही बैड वर्ड्स यूज करता था। इसके लिए मदन लाल धिंगरा ने विलियम वायली को मार दिया। फिर इन 1907 द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर एक लीग एस्टैब्लिशमेंट हुई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। बाद में उसका जो नाम जो बदल के कर दिया दैट इज गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल। एक बहुत ही बड़े रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी को बनाया, और बाद में एक वीकली भी वहां पे एक पब्लिश होता था जिसका नाम था गदर, एंड दिस वीकली मतलब एक पीरियोडिकल्स, हर वीक में, हर सप्ताह में एक मैगजीन्स आते, तो उसके अंदर भारत की आजादी के लिए रेवोल्यूशनरीज के लिए जो ग्लोरीफाई करे इस तरीके से वो लोग न्यूज अंदर छापते थे। तो दैट इज इन द 4 लैंग्वेजेस ऑफ द गदर दिस वीकली। फिर उसके बाद एक रेवोल्यूशनरी जिसका नाम था चंपक रमन पिल्लई, उन्होंने बनाया चंपक रमन पिल्लई एंड करतार सिंह। करतार सिंह ऑल्सो दिस एक्टिविटी, एक दूसरे के रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था चंपक रमन पिल्लई, उन्होंने बनाया था हिंद राष्ट्रीय सेवा संघ, जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो चला था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल इन जर्मनी, उन्होंने बनाया राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल इन जर्मनी। इन The plan was made to attack India by making the Iraq as a headquarter, इराक को हेडक्वार्टर बनाकर भारत के अंदर जो थे वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करना, वो भी एक प्लान बनाया था। दूसरा, जर्मनी के अंदर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जर्मनी के अंदर इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द स्टुअर्टगार्ट इन जर्मनी, और वहां पे सबसे पहले हर नेशंस के वहां पे सब रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते उसके सामने उस देश का झंडा लगाते हैं, जैसे हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देखते हैं। तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल जो थी वो सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस थी, और वहां पे पार्टिसिपेट गए थे इंडिया से मैडम भिखाईजी कामा, और मैडम भिखाईजी कामा ने उस टाइम पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज का भी डिजाइन भी नहीं बना था, लेकिन फिर भी
ऐसा कहा जाता है भी मैडम भिखाई कामा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसमें से एक तिरंगा जो ट्राई कलर का पहली बार जो था वो स्टुअर्टगार्ड जर्मनी के अंदर ये लहराया था, होइस्टेड द फर्स्ट टाइम द नेशनल फ्लैग that is the hoisted by the madam भिखाई कामा in the Stuttgart in Germany। तो ऐसे इंसिडेंट्स थे। उसके बाद जो थे राजा महेंद्र प्रताप, तो राजा महेंद्र प्रताप ने भी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी कि भारत की आजादी के बाद ब्रिटिशर्स के जाने के बाद किस तरीके से गवर्नमेंट होगी, तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। और दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टेड इन द अफगानिस्तान, राष्ट्र प्रमुख इन द अफगानिस्तान बरकतुल्लाह, अबीदुल्लाह, मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुर सिंह, ये सब लोगों ने ज्वाइन होकर, और उसके साथ हमारे साथ नेशन थे रशिया, ईरान, इराक, टर्की, तो ये सारे नेशंस का सपोर्ट लेकर हमने भारत की आजादी के लिए विदेशों में बैठकर सारी प्लानिंग हमने किया था। उसके बाद जो था दैट इज द दे ऑल्सो मीट द टर्किश चीफ द अनवर पाशा, टर्किश चीफ अनवर पाशा से मिलते और वहां इंडियन इंडिपेंडेंस को, इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए वहां से भी उनसे भी हेल्प लेते हैं। उसके बाद जो रशियन एक रेवोल्यूशनरी जिसका नाम था ट्रॉट्स्की, उसने भी प्लेज लिया था कि भाई हम इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन रेवोल्यूशनरी को हम सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे रेवोल्यूशनरीज थे जिसका नाम था सोहनलाल पाठक इन बर्मा एंड परमानंद इन सिंगापुर। सोहनलाल पाठक जो बर्मा में थे और पद्मानंद जो थे वो सिंगापुर में थे, वहां पे बैठकर वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को चला रहे थे। फिर राजा महेंद्र प्रताप ने रशियन किंग जार को एक गोल्डन स्ट्रिप सिग्नेचर के साथ भेजा था और रशिया को ऐसा मैसेज भेजा था कि भाई वो इंग्लैंड की हेल्प ना करे, इंग्लैंड के सपोर्ट में ना जाए, भारत के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को सपोर्ट करे। तो ये भी एक इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट जो भारत के बाहर बना था दैट इज द कामाघाटा मारू एंड तोशा मारू स्टीमर इंसिडेंट, कि वहां के जो इंडियन सोल्जर्स ने म्यूटिनी कर दिया था, रिवोल्ट किया था, और सारे जो टी के जो बॉक्सेस थे वो पानी के अंदर वो डाल दिए थे, जो वहां पे जो लोग इंडियंस जो थे उन्होंने। तो ये सारे दीज ऑल आर द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो विदेशों में बैठकर भारत को आजादी के लिए ये चलाई गई थी। बहुत सारे जो यूथ है इंस्पायर होकर उसके अंदर ज्वाइन हो रहे थे अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए, और ये सारे जो मूवमेंट्स चले थे और तब जाकर हमको ये इनवैल्यूएबल इंडिपेंडेंस मिला है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स 1909 मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स। इन प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टडीड अबाउट द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और मुस्लिम लीग को बनाने वाले थे जो थे वो मॉर्ले एंड मिंटो, जो वाइसरॉय जो था मॉर्ले और वाइसरॉय मिंटो एंड हिंद वजीर जो था मॉर्ले। उन्होंने 1906 में आगा खान पैलेस इन ढाका, और ये जो ढाका के जो नवाब थे, फिर ये उनका जो सेक्रेटरी था, इन सब लोगों ने मिलकर बनाया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके अंदर फिर रिफॉर्म्स किया गया 1909 के अंदर 1909 द रिफॉर्म्स इन द मॉर्ले-मिंटो, कि उसके अंदर मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया कि भाई आप लोगों को सेपरेट आपको इलेक्टोरेट मिलेगा। उसके अंदर फिर दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी सेपरेट, मतलब जो कास्टिसिज्म आज हम देख रहे हैं, जो कास्टिसिज्म और कम्युनलिज्म, ये जो सीड है वो है मॉर्ले-मिंटो मुस्लिम लीग एंड मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर, कि उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, उनको अपना एक वोटिंग राइट्स अपना एक अलग दिया गया, उनका पूरा लीडरशिप दिया गया। इस तरीके से हिंदुओं के अंदर भी जो अलग अलग जो कास्ट थे, जो अलग अलग कास्ट को अपने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए। जैसे आज हम देख सकते हैं कि आज अलग अलग जो कास्टिसिज्म अभी हमारे देश के अंदर एक रिजर्वेशन सिस्टम है, SC ST OBC, और हर एक का अपना अपना एक लीडरशिप है, अपनी अपनी एक वोटिंग बैंक है और अपने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट है। तो ये सब कुछ कि जो जिसको हम बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सीड्स ऑफ दिस टुडेज कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म इन द मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स इन द मुस्लिम लीग्स इन 1909। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट arrival of Gandhi ji in 1950
गांधी जी का 1950 के अंदर इंडिया के अंदर एंट्री होता है। तो उससे पहले हम उससे पहले की हिस्ट्री देखते हुए गांधी जी कैसे और किस तरीके से भारत से बाहर विदेश के अंदर गए थे। तो गांधी जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जिसको हम आज फादर ऑफ द नेशन हम कहते हैं। गांधी जी का जो बर्थ हुआ था 1869 में पोरबंदर में उनका बर्थ हुआ था। शुरुआत में गांधी जी बचपन में कोई इतने ज्यादा क्लेवर, इंटेलिजेंट या इतने दिखाई नहीं देते थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे स्टडी में बढ़ते गए और गांधी जी लॉयर बने। और लॉयर बनने के लिए वो गए थे विदेश, लंदन गए थे फॉरेन के अंदर, तब भी उनका विरोध हुआ था। फिर भी वो वहां जाकर उन्होंने बैरिस्टर का वो डिग्री लिया। फिर बाद में वो एक अब्दुल शेख अब्दुल्ला फर्म होता है, उसके अंदर एज अप्रेंटिस जो लॉयर बन के आए थे, ऐसी वो प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे नई नई जॉब मिलती और कुछ ऐसे किसी अंडर के, जैसे किसी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे गांधी जी शेख अब्दुल्ला फर्म के अंदर एक प्रैक्टिस कर रहे थे। और उस प्रैक्टिस के सिलसिले में उनको जाना पड़ा साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में गांधी जी शुरुआत में ऐसे आज हम जैसे इमेजिन करते थे ऐसे नहीं थे। वो टाई, शूट, बेल्ट और एकदम जैसे एक जेंटलमैन ब्रिटिश ऑफिसर्स होते, इस तरीके से वो अपना पूरा उनका बिहेवियर था। वहां पे गए, वहां पे जाकर उनके साथ एक इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट बहुत फेमस इंसिडेंट है कि गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी और ट्रेन के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर उस टाइम पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था कि व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल, जो व्हाइट ब्रिटिशर्स और व्हाइट पीपल जो थे वो अपर क्लास सिटीजन थे, और बाकी जो एशियंस ब्लैक पीपल जो थे दैट इज द लोअर क्लास सिटीजन। तो उनको जैसे हमारे देश के अंदर जैसे अनटचेबिलिटी सिस्टम जो प्रिवेल हुई थी, इस तरीके की सिस्टम थी फॉरेन, साउथ अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर भी है और इस जगह सब जगहों पे फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो दैट इज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो गांधी जी ने फर्स्ट क्लास टिकट लिया, लेकिन फर्स्ट क्लास में बैठे तो टिकट चेकर ने आकर बोला भाई आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते क्योंकि आप ब्लैक है। तो गांधी जी बोला भाई मेरे पास तो टिकट है। फिर भी ब्रिटिश ऑफिसर ने वहां पे जो टिकट चेकर ने बोला कि भाई यहां से आप चले जाओ, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेशन पे अगर आप यहाँ पे पाओगे तो हम आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। फिर भी गांधी जी वहां से नई अपने जो सीट जो थी, अपना जो बर्थ था वहां पे ही बैठे रहे वो। बाद में नेक्स्ट स्टेशन में जब टीसी आते हैं तो गांधी जी को देखते हैं कि भाई वो अभी जनरल क्लास में जो ब्लैक पीपल बैठते वहां पे नहीं गए, तो गांधी जी का पूरा सामान उठाकर उनको फेंक देते रेलवे स्टेशन के ऊपर। और वहां पे बैठे बैठे फिर गांधी जी ने मनोमंथन किया। दैट इज द जर्नी बिटवीन टू द मोहन टू महात्मा, कि वहां से फिर उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता है। और बाद में वो सोचते लड़ते वो डिसाइड करते कि भाई मैं इस देश के अंदर एक सत्याग्रह करूंगा, एक फ्रीडम स्ट्रगल करूंगा, और ये जो व्हाइट पीपल जो है, जो उनके अत्याचारों से ब्लैक को आजादी दिलवाऊंगा, रेशियल अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिर गांधी जी अपना पूरा जो लुक है वो बदलते हैं, टर्बन पहनते हैं और फिर धोती पहनते हैं और वहां पे फिर सपोर्ट करते हैं जो एशियन ब्लैक पीपल्स को और फ्रीडम स्ट्रगल करते हैं। वहां पे 20 इयर्स उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया और वहां पे ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करके फिर गांधी जी के 1915 में इंडिया के अंदर जो रिटर्न होते हैं, तो उसको टॉपिक दिया है द अराइवल ऑफ गांधी जी इन 1915। तो अभी तक हमारे देश के अंदर कोई ब्रिटिशर्स को टक्कर दे सके कोई बहुत ही बड़ा कोई नेता या तो कोई ऐसा कोई एक प्रभावी जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हमारे देश के अंदर नहीं था। तो गांधी जी के आने के बाद लोगों को बहुत ही एक होप, एक उम्मीद जगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में 20 साल साउथ अफ्रीका में रहकर उन्होंने सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य प्लस आग्रह, सत्य हमेशा सत्य का आग्रह रखना। तो इस तरीके की गांधी जी की विचारधारा थी। तो गांधी जी 1915 में इंडिया में अराइवल होते हैं और आते ही गांधी जी के हमारे देश के अंदर दो गुरु जो है वो गांधी जी उनको मानते थे। पहले जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको वो अपना मानते थे पॉलिटिकल गुरु, और दूसरे थे श्रीमद राजचंद्र, जिनको गांधी जी मानते थे अपना स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक गुरु और पॉलिटिकल गुरु। तो पॉलिटिकल की अगर कोई डिसीजन लेना है तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को उसके साथ उनको गाइडेंस के अंदर वो करते थे। फिर
गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत हमारे देश के अंदर करने का डिसाइड किया, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने एडवाइस दिया कि आप सबसे पहले भारत को भ्रमण कीजिए, भारत के पब्लिक को पहले आप जानिए, समझिए भारत, क्योंकि आप 20 साल साउथ अफ्रीका में जो है वहां पे आप रहकर आए हैं, वहां दिखाए, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टडी ऑफ द कंडीशन ऑफ द इंडिया एंड द इंडियन पीपल, देन आफ्टर स्टार्ट दिस सत्याग्रह। तो गांधी जी ने गोखले की सलाह के अनुसार पूरे 1 साल भारत का भ्रमण किया और फिर बाद में उन्होंने अलग अलग जो मूवमेंट्स थी वो अपनी चलाई। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ द अराइवल ऑफ द गांधी जी। नेक्स्ट टॉपिक इज द रॉलेट एक्ट 1919। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1907 टू 1920 दिस इज द फेज ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर 2 बंटवारे हो गए, दैट इज द रेडिकल्स एंड द मॉडरेट्स। जो उग्र जो विचारधारा के थे उन्होंने जवालवाद जो थे वो थे रेडिकल्स, और इसकी वजह से देश के अंदर बर्थ हुआ इंडियन दैट इज द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन अवर नेशन। तो ये जो मूवमेंट्स थी वो चलने लगी, बच्चे बच्चे बॉम्ब बनाना सीख गए, ब्रिटिशर्स को मारने लगे, उनका जो काम था तहस नहस कर दिया। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने 1919 में एक ब्रिटिशर्स का हमेशा एक प्लान होता था कि कोई भी घटना को, कोई भी इंसिडेंट को स्टॉप करना है तो उसके लिए वो कानून ला देते थे, एक एक्ट बनाते थे और उस एक्ट के अंडर में फिर वो स्टेप्स लेते थे। तो सर रॉलेट करके एक ऑफिसर था जो इंग्लैंड से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने भेजा, और सर रॉलेट ने कायदा बनाया और उस कायदे का एक रूल्स बनाया, और वो रूल्स का नाम है दैट इज नाम दिया गया दैट इज द रॉलेट एक्ट 1919। तो एक्ट के अंदर क्या था, तो एक्चुअली ये स्टेप्स जो डायरेक्टली जो था वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो ये एक्ट के अंदर ऐसा था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स को एनी डाउटफुल पर्सन कैन अरेस्ट बाय द ब्रिटिश पुलिस। उनको ऐसा डाउट लगे कि भाई ये रेवोल्यूशनरी है, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, नहीं तो एक्चुअली जो रूल्स क्या है कि शक के बिना पर किसी को गिरफ्तार करते हैं, बाद में उसके कोर्ट के अंदर वो ट्रायल चलता है और प्रूफ नहीं होता तो फिर उसको छोड़ देते। लेकिन इसके अंदर उन लोगों ने ऐसा प्राविधान बनाया कि डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर कैन टेक द एक्शन, उसको डायरेक्ट वो अरेस्ट करते थे विदाउट एनी वारंट और विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज, और उसको नहीं तो ऐसा है कि 24 आवर्स तक विद इन 24 आवर्स उसको जज के सामने लाया जाता है। तो उसके अंदर पुलिस को फुल अथॉरिटी, फुल पावर्स दे दिया गया था इन द रॉलेट एक्ट कि एनी सस्पिशियस पर्सन दैट इज द इन्वॉल्व इन द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जिसके अंदर कभी कभी पुलिस अपना जाति दुश्मनी भी उसके अंदर वो निकालती थी, किसी को भी अरेस्ट करती थी, उनको लगे कि भाई डाउट के नाम पर किसी को भी अरेस्ट करना, उसको एक्सप्लोइट करना, उसको मारना, उसको टॉर्चर करना, कभी कभी मार भी डालते थे। तो इस तरीके का एक जिसको बोलते हैं कि भाई ब्लैक एक्ट, गांधी जी ने इस एक्ट को नाम दे दिया गया था दैट इज द ब्लैक एक्ट। गांधी जी को भी दिल्ली के अंदर रॉलेट एक्ट के अंडर में उनको भी अरेस्ट किया गया था। और पंजाब के 2 बड़े बहुत ही लीडर थे, एक का नाम था दैट इज द डॉक्टर सत्यपाल एंड सेकेंड दैट इज द डॉक्टर किचलू। तो पंजाब के बहुत बड़े जो लीडर्स जो थे उनको भी रॉलेट एक्ट के अंडर में उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनको भी अरेस्ट किया गया अंडर द रॉलेट एक्ट। तो दिस इज अबाउट द रॉलेट एक्ट। द शॉर्ट नोट कैन बी आस्क्ड, the short note can be asked also revolutionary movements in the foreign countries. The short note can be asked also the Rowlatt Act and the Jallianwala Bagh massacre. So that next topic is about the Jallianwala Bagh massacre. massacre का मतलब होता है हत्याकांड। तो जैसे आगे के हमने टॉपिक में पढ़ा कि सत्यपाल और डॉक्टर किचलू उनको अरेस्ट किया गया रॉलेट एक्ट के अंडर में, और ये पंजाब के बहुत ही फेमस और बहुत ही लीडरों में से एक थे, जिसकी वजह से पंजाब के लोगों ने उसका अपोज किया, एजिटेशन निकाला। उसके जो रॉलेट एक्ट के अंडर में ये दोनों को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, इसकी वजह से उन्होंने पंजाब के अमृतसर शहर के अंदर जो लोगों ने डिसाइड किया कि हम 13 अप्रैल 1919
जो पंजाब का सबसे बड़ा फेस्टिवल का दिन था बैसाखी, 13 अप्रैल 1919 छुट्टी का दिन था। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम ये जो रोलैक्ट एक्ट के अंडर में ये दो ऑफिस जो हमारे लीडर गिरफ्तार हुए हैं, तो उनके अगेंस्ट में ब्रिटिश ऑफिसर के सामने है कि हम नॉन वायलेंस तरीके से हम एक वहां पे उनके एजिटेशन हम करेंगे। तो पंजाब के अमृतसर शहर के अंदर एक जलियांवाला बाग है पूरा, वहां पे सब इकट्ठा होने का डिसाइड करते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो सब लोग अपने बच्चों को अपने फैमिली के साथ वहां पे इकट्ठा होते हैं और एक मीटिंग करते हैं वहां पे। और जलियांवाला बाग का जो लोकेशन जो था वो कुछ प्रकार ऐसे प्रकार के, भाई चारों ओर जैसे एक लंबी ऐसे बहुत ही हाइट वाली दीवार थी और एंट्रेंस के लिए सिर्फ एक नैरो गेट था। और उस टाइम पे जो अमृतसर का जो वहां का जो जनरल था, दैट इज द जनरल डायर, जो बहुत ही फेमस इतिहास के अंदर। तो जनरल डायर को जब पता चला, जब ये पंजाब का गवर्नर था और उसने एक अपनी ट्रूप्स के साथ वो वहां पे आता है, पहले तो वो पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लगा देता है, पंजाब के अंदर कर्फ्यू लगा देता है कि कोई बीच में उनको सपोर्ट के लिए, उनकी हेल्प के लिए ना आए। फिर वो अपने ट्रूप्स के साथ निकलता है और डायरेक्ट यहाँ पे वो एक गेट से एंटर करता है और पूरे अपनी फोर्स को चारों ओर इस तरीके से लगा देता है। और यहाँ पे सिर्फ वो एक ही वर्ड बोलता है, फायर। कोई वार्निंग नहीं, कोई चेतावनी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं। अदरवाइज पुलिस ऑफिसर का ये ड्यूटी है कि भी सबसे पहले भीड़ को अगर वहां से निकालना है तो पहले वार्निंग दिया जाता है उन लोगों को, फिर ना ही माने तो लाठी चार्ज और ये किया जाता है, और लास्ट में फायरिंग करते हैं, लेकिन वो भी पैरों जो बॉडी के बॉटम पार्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे जनरल डायर वहां पे सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, दैट इज द एंटर के बाद डायरेक्ट फायर। कोई भी अलर्ट नहीं, कोई भी सावधान का ये नहीं, कोई भी चीज नहीं, डायरेक्ट एक ही वर्ड बोलता है, दैट इज द फायर। और धनाधन गोलियां जो है वो छूटने लगती है और वहां पे जितने भी औरतें, बूढ़े, बच्चे, यूथ जो भी थे वो वहां पे डायरेक्ट, और जनरल डायर का ऑर्डर था कि भाई अपर पार्ट के अंदर मारना, गोली जो है वो डायरेक्ट जो है वो अपर पार्ट, जो टॉप पार्ट के अंदर जो है वो मारने का। तो यहाँ पे जितने भी जो लोग थे, ऐसा कहा जाता था कि भाई यहाँ पे एक कुआं था जलियांवाला बाग के अंदर, लोग अपने आप को बचाने के लिए कुएं के अंदर गिरने लगे, तो कुआं जो था वो भी लाशों से भर गया था। कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए दीवारों को कूदने की कोशिश करते थे, तो उनको भी वहां पे शूट करके गिरा दिया गया, मार गिराया। आज भी वो जलियांवाला बाग के अंदर अगर आपने विजिट किया होगा तो आज भी इस प्रकार का जो इंसिडेंट्स की जो घटनाएं का जो प्रूफ है आज भी दिखाई देते हैं। तो जलियांवाला बाग मैसेकर शहीदों के ऊपर एक हमने उसके एक मेमोरियल भी बनाया हुआ है वहां पे। तो जलियांवाला बाग मैसेकर एक बहुत ही एक जिसको हम बोलते हैं दैट इज द मास किलिंग बाय द ब्रिटिश एंड ऑफिसर द जनरल डायर। ब्रिटिशर्स ने ऐसा रिपोर्ट दिया कि ओनली 379 पीपल जो है वो मरे हैं और 1000 पीपल इंजर्ड हुए हैं। लेकिन उस टाइम की जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने बताया भी मोर देन 1000 पीपल जो है वो मरे हैं और बहुत सारे दैट इज द सीवियर पीपल्स आर इंजर्ड इन द जलियांवाला बाग मैसेकर। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जलियांवाला बाग मैसेकर जैसे हुआ, एक ब्रिटिशर्स के ऊपर एक प्रेशर बना, इस प्रकार का पूरा एक मास किलिंग, द ह्यूमन किलिंग का उन्होंने काम किया था। पूरी दुनिया के अंदर एक प्रेशर बना और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को सिर्फ दिखावे के लिए उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाना पड़ा और उस इंक्वायरी कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। तो यहाँ पे हंटर कमीशन उसकी इंक्वायरी करता है और वो जनरल डायर को इनोसेंट वो डिक्लेयर करता है और वहां पे उन्होंने जो सेंटेंस यूज किया तो वो सेंटेंस जो था वो जानकर इंडियंस को जैसे जले पे नमक छिड़ते हैं ऐसा हमको अनुभव हुआ। हंटर कमीशन ने बोला कि जनरल डायर इज अ इनोसेंट पर्सन एंड बाय एन इनोसेंट मिस्टेक दैट हैपन अननोइंगली बाय द जनरल डायर। एक निर्दोष है और अनजाने में शायद उनसे ये गलती हो गई है। तो ऐसा उन्होंने अपना रिपोर्ट भेजा। इसकी वजह से इंडियंस के अंदर बहुत ही गुस्सा हुआ। गांधी जी जैसे व्यक्ति जो अहिंसा में ही मानते हैं तो वो भी ब्रिटिशर्स के ऊपर गुस्सा हुए और
उनको ऐसा बोला भाई आई हैव लॉस्ट द होप फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के साथ मेरी अभी कोई आशा नहीं है कि भाई वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। फिर जनरल डायर को यहाँ भेज दिया जाता है इंग्लैंड पे, बहुत प्रेशर बनता है इसलिए उनको यहाँ पे रिटायर करके सस्पेंड करके भेज दिया जाता है इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड के अंदर उनका स्वागत होता है, इंग्लैंड के अंदर जैसे कोई जंग जीत कर आए, जैसे कोई दुश्मनों को मार के आए, इस तरीके से उनका एक बहुत ही बड़ा भव्य वहां पे उनका एक स्वागत समारोह होता है। और वहां पे उनको 2000 पाउंड जो है वहां पे उनको रिवॉर्ड मिलता है और एक स्वॉर्ड, एक तलवार उनको गिफ्ट किया जाता है। और ये सब इंसिडेंट जब न्यूज में जब पब्लिश होता है तो इंडिया को बहुत ही मतलब ये महसूस करते हैं कि भाई किस तरीके से वो लोग इंडियंस को और इंडियंस के लोगों को समझते हैं। सो दिस इज द इंसिडेंट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर। बहुत ही अमानवीय ये जो था वो इंसिडेंट था जलियांवाला बाग मैसेकर। आज भी हम इसको नहीं भूलते। 13 अप्रैल 1919 आते तो आज भी हम उसको याद करते। और भारत के अंदर जब भी इस प्रकार का इंसिडेंट होता है आजादी के बाद ऐसे मैसेकर हुए हैं तो हम जलियांवाला बाग ही उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि भाई ये सेकंड जलियांवाला बाग है, ये जलियांवाला बाग है। तो जलियांवाला बाग जो है वो ये मैसेकर से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो था वो उसका एक हिस्ट्री में चैप्टर से। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये वीडियो के अंदर इतने हम टॉपिक्स पढ़े। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, and also we will study about the चौरी चौरा incident and also we will study about the स्वराज्य पार्टी। तो ये जो remaining topic of this lesson we will study in the next video. I hope that you have very well understood of all this topic in these videos. We will meet in our next lecture, in the next video lecture. Jai Hind.